नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 12th की ज्योग्राफी को पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे थे और क्लास 12th की ज्योग्राफी की जो हमारी पहली पुस्तक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसका पहला चैप्टर मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र को हम पढ़ चुके हैं। उसको कंप्लीटली हमने पढ़ लिया, उसके तीनों लेक्चर को हमने देख लिया। आज हम क्लास 12th जो हमारी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत बुक है, उसी बुक का जो पहले कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं हम, उसी बुक का जो दूसरा चैप्टर है उसको हम पढ़ेंगे और जिसका नाम है जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। यानी कि इसके अंदर पूरे वर्ल्ड लेवल पे विश्व की जनसंख्या, पूरे वर्ल्ड की, पूरे विश्व की, पूरे संसार की, नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं अपन, पूरे संसार की, ठीक है। तो पूरे संसार की जनसंख्या कैसे फैली हुई है उसको कहते हैं वितरण। वितरण का मतलब जनसंख्या किस प्रकार फैली हुई है। घनत्व यानी कितने किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना है। वृद्धि 10 साल में या 1 साल में या 1 महीने में किस क्षेत्र पर कितने लोग बढ़ते हैं। वैसे अमूमन हम वृद्धि कितने टाइम से पता करते हैं, 10 साल में एक बार पता करते हैं। तो आज के चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। आज के चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे जनसंख्या घनत्व क्या है, यानी डायनेस्टी, पॉपुलेशन डायनेस्टी। इसका मतलब क्या होता है, जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, किलोमीटर के हिसाब से देखा जाता है। इसको डिटेल से हम पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा, जनसंख्या वितरण और वृद्धि को देखेंगे हम, यानी किसी जनसंख्या किसी स्थान पर क्यों फैली है और वहाँ वृद्धि यानी लोग कैसे बढ़ रहे हैं, क्या कारण है, जनसंख्या बढ़ने के पीछे क्या कारण होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर देखेंगे हम प्रवास, किसी जगह बसना प्रवास होता है। उत्प्रवास, आप्रवास क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे जनांकीय संक्रमण। उसके बाद हम क्या देखेंगे, जनांकीय संक्रमण। उत्प्रवास और आप्रवास में समझाऊंगा क्या है पूरा आपको। जनांकीय संक्रमण क्या होता है, इस पे भी आज हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, जो आप बखूबी जानते हैं, जनसंख्या को कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। तो ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं। घनत्व पढ़ेंगे, वितरण पढ़ेंगे, प्रवास पढ़ेंगे, जनांकीय संक्रमण पढ़ेंगे और जनसंख्या के नियंत्रण के उपाय आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और समझते हैं कि वास्तव में जनसंख्या घनत्व क्या होता है। लेकिन उससे पहले राल्फ वाल्डो इमर्सन एक बहुत बड़े भूगोलवेत्ता हुए, एक खगोल शास्त्री भी थे। देखो नाम भी कितना प्यारा है, राल्फ वाल्डो इमर्सन। इमर्सन है ये, ठीक है। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं स्वर्ण से नहीं वरन केवल स्त्री और पुरुषों से, स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। यानी इनकी एक प्रकार की कोटेशन है, ये कुछ समझाना चाहते हैं कि कौन सा देश महान हो सकता है जनसंख्या से। कोई भी देश जो होता है वो जनसंख्या से महान होता है या धन से महान होता है या दौलत से महान होता है या पैसों से महान होता है। कोई भी देश महान कैसे होता है, इस बात को राल्फ वाल्डो इमर्सन समझाने की कोशिश करते हैं। कई बार इसकी 2 लाइनें देख के पूछ लिया जाता है ये किसके द्वारा कही हुई पंक्तियां हैं, तो आपको लिखना होता है राल्फ वाल्डो इमर्सन, ठीक है। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कोई भी देश सोने से यानी आभूषणों से, ज्वेलरी से महान नहीं होता है। देखो साफ साफ कह रहे हैं, स्वर्ण से नहीं वरन केवल स्त्री और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान होता है। ये जनसंख्या के पक्षधर है, इनके खुद के 7-8 बेटे थे। ये चाहते हैं कि जनसंख्या बढ़े किसी देश की, हम नहीं चाहते। ये कहाँ के, राल्फ वाल्डो इमर्सन विदेशी, भारतीय लोग तो ऐसा कह ही नहीं सकते जनसंख्या बढ़े। हमारी धारणा तो हम दो हमारे दो रहे। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, कोई भी देश सोने से मान नहीं होता, यानी ज्वेलरी से, गोल्ड से मान नहीं होता। उस देश को चाहिए अच्छे युवा और अच्छी युवतियां, यानी कि अच्छे पुरुष और अच्छी स्त्रियां चाहिए उस देश को आगे बढ़ाने के लिए। कैसे, क्योंकि वो शिक्षित होंगे, शिक्षित होकर देश का नाम ऊंचा करेंगे, ठीक है। तो मजबूत और महान बनता है देश, क्या बनेगा इनसे, मजबूत और महान बनेगा। कोई भी देश सोने से यानी कि गोल्ड से, यानी कि ज्वेलरी से, यानी आभूषणों से या पैसों से भी हम कह सकते हैं महान नहीं होता है। उसके पास कितना भी कुछ हो जाए, अगर उसके युवा और युवतियां, पुरुष और महिलाएं, बच्चे और बच्चियां, लड़के और लड़कियां मजबूत नहीं है, उनमें क्षमता नहीं है, देश का नाम, देश का झंडा ऊंचा करने की क्षमता नहीं है, तो देश का कुछ भी नहीं हो सकता। ये मैं नहीं, कौन कह रहा है, राल्फ वाल्डो इमर्सन, ठीक है। आगे क्या करें, सत्य और समान की खातिर जो डटे रहते हैं और कष्ट झेलते हैं। ये कह रहे हैं कि पुरुष और स्त्री कैसे होने चाहिए, ऐसे नहीं, यहाँ सोने से नहीं, मतलब सोना गोल्ड है, सोने वाला सोना नहीं है। अब मान लो किसी देश के अंदर ऐसे पुरुष और स्त्री हो जाए जो सोते ही रहते हैं, वो मान बनेगा, नहीं बनेगा। कैसे होना चाहिए, यहाँ तो सोने का मतलब गोल्ड ही है। मजबूत और महान कब बनता है देश, जब वहाँ के नागरिक कौन होंगे, या तो स्त्री होगी या पुरुष होगा।
सत्य और सम्मान की खातिर डटे रहते हैं और कष्ट झेलते हैं, पीठ दिखा के नहीं भागते हैं। देश के ऊपर आक्रमण हो गया, किसी भी कंट्री ने मान लो भारत पर आक्रमण कर दिया, हम घरों से ट्विटर अभियान चला रहे हैं, घरों से ही मतलब अलग अलग मैसेज कर रहे हैं, इतना मारो कि भाग जाए पाकिस्तानी वापिस या चीन वाले वापिस भाग जाए। आप सोचो 1857 की क्रांति के समय आप वाला व्हाट्सअप होता, आपके पास ये एंड्रॉयड मोबाइल होता, तो आज क्या कंडीशन रहती। आप लोग घरों पे बैठे बैठे, आप क्या मैं भी घरों पे बैठे बैठे इस मैसेज को इतना फैलाओ कि अंग्रेज देश छोड़ के चले जाए। तो इस प्रकार का माहौल बनाते हैं। जबकि राल्फ वाल्डो इमर्सन कहता है कि किसी देश कोई भी देश मान जब बनता है उसको सोने की जरूरत नहीं है, उसको गोल्ड की जरूरत नहीं है, वहाँ के स्त्री और पुरुष मजबूत होने चाहिए और सत्य और अहिंसा के साथ आगे बढ़ते हुए किस चीज़ के लिए समर्पण करेंगे, सम्मान के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए जीते हो। कोई भी कंट्री ऊपर अटैक कर देती तो तैयार रहते हो प्रत्येक नागरिक, जैसे यूक्रेन का और रूस का हमने हमला देखा, यूक्रेन का प्रत्येक नागरिक LMG लाइट मशीन गन एक बहुत बड़ी खतरनाक गन होती है, SLR सेल्फ लोडिंग राइफल .22 जैसी रिवॉल्वर वगैरह गन वगैरह ले लेके, मिसाइलें वगैरह ले लेके, माइंस जो बिछाने की होती है, बम ब्लास्ट करती है, सब ले लेके प्रत्येक आम नागरिक निकल गया। क्यों? क्योंकि उनको सत्य और सम्मान प्यारा था। वहाँ के स्त्री और पुरुष क्या थे? महान थे, अच्छे थे और मजबूत और महान थे, इसलिए वो देश क्या बन पाया? महान बन पाया। तो भारत भी कम नहीं है। राल्फ वाल्डो तो पूरी विश्व की पूरी कंट्रियों के लिए कह रहा है, पूरे वर्ल्ड के लिए कह रहा है, ठीक है। जब अन्य निद्रा मगन होते हैं, जो साहस दिखाते हैं, जब अन्य भाग खड़े होते हैं, वो वही लोग राष्ट्र के स्तंभों की गहरी नींव डालते हैं। जब आधे लोग भाग जाते हैं, जैसे युद्ध हुआ, कहीं जने भाग जाते हैं, बोले नहीं मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं इनको छोड़ के कहाँ जा सकता हूँ, तो मतलब इन मेरे पीछे मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा, इस प्रकार से डर का माहौल पैदा करके छुप जाते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन अंतिम समय तक जब बाकी सो रहे होते हैं तो कुछ लोग जो होते हैं वो साहस दिखाते हैं और अन्य भाग खड़े होते हैं, तो भी वो राष्ट्र के स्तंभ की तरह, आधार स्तंभ की तरह, राष्ट्र की नींव की तरह, देश की नींव की तरह वो खड़े रहते हैं और अंतिम समय तक लड़ते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं वही देश की गहरी नींव डालते हैं और आकाश तक ऊंचा उठाते हैं। किसको? देश को। राल्फ वाल्डो इमर्सन दो शब्दों में क्या कहना चाहता है? राल्फ वाल्डो इमर्सन कहता है किसी भी देश के पास धन दौलत चाहे हो या नहीं हो, वहाँ के स्त्री और पुरुष यानी वहाँ की जनसंख्या मजबूत होनी चाहिए। और हमारा चैप्टर ही क्या है? जनसंख्या। यानी किसी भी देश के पास धन दौलत हो या चाहे ना हो, वहाँ के स्त्री पुरुष, बच्चे बच्चियाँ, युवक युवतियाँ सब मजबूत होने चाहिए। मजबूत का मतलब ये नहीं मसल्स दिखाते घूमते हैं, जैसे कोई अत्याचार हो या आक्रमण देश पे होता है छुप जाते हैं घरों में, ऐसे नहीं। वो कह रहा है मजबूत होने चाहिए, सत्य और सम्मान के लिए डटे रहे, जो चीज़ गलत है उसका हमेशा विरोध करें और सम्मान के लिए हमेशा खड़े रहे। ऐसे लोगों की बात कौन कर रहा है? इमर्सन। जब बाकी लोग सब सो रहे हैं तब वो लोग दौड़ रहे हैं और देश का सम्मान और इज्जत बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे ही लोग देश को ऊंचा उठा देते हैं और आकाश तक उसका नाम ऊंचा कर देते हैं। देश को उठा के आकाश में ऐसे ले जाते नहीं है, नाम ऊंचा कर देते हैं, फेमस कर देते हैं देश को। तो ये कौन कह रहे हैं? राल्फ वाल्डो इमर्सन। अब हम गणित पढ़ेंगे। ये तो राल्फ वाल्डो इमर्सन परिचर्चा कर रहा था कि जनसंख्या कितनी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन हमारे लिए तो यहाँ जनसंख्या ने भयंकर वाला खतरा पैदा कर रखा है। भूखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं, चिकित्सा की सुविधाओं में कमी, हर प्रकार की सुविधाओं में कमी। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही। तो जनसंख्या घनत्व क्या है, इसको हम देखते हैं। भूमि के प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों के पोषण की सीमित क्षमता होती है। यानी कि हमारे पास भूमि का टुकड़ा यानी भारत जो है काफ़ी बड़ा है, भारत कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। अगर भारत के अंदर जनसंख्या भी ज़्यादा है तो ज़मीन धीरे धीरे क्या पड़ने लग जाएगी? कम पड़ने लग जाएगी। इसलिए ये कह रहे हैं एक इकाई पर रह रहे लोगों के पोषण की सीमित क्षमता होती है, इसलिए हमें जनसंख्या को उतना ही बढ़ाना चाहिए जितना हम पोषण कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण, देश को हम घर माने और अपने घर की बात करें तो एक पिता हमेशा यही चाहेगा कि जो परिवार हो छोटा हो ताकि वो सबका लालन पोषण कर सके। तो इस प्रकार से देश को समझते हैं। लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को समझना आवश्यक है। देखो दो चीजें पकड़ो, लोगों की संख्या यही जनसंख्या होती है, यही क्या होती है? जनसंख्या। भूमि के आकार, भूमि देखो, भूमि क्षेत्रफल होती है, भूमि क्या होती है? भूमि के बीच अनुपात, ये अनुपात को हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। देखो आपका सूत्र तैयार हो रहा है, जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं। लोगों की संख्या, लोग यानी जन की संख्या जनसंख्या कहलाती है, बटे में क्षेत्रफल यानी अनुपात किसका? भूमि का। यानी जनसंख्या घनत्व कैसे निकाला जाता है? ये तो फॉर्मूला है, होता क्या है मैं बताता हूँ आपको। ये सामान्यतः प्रति किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों के घनत्व के रूप में मापा जाता है। शॉर्ट और स्वीट तरीके से समझो।
प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। कैसे निकाला जाता है? हमेशा जनसंख्या जो होती है उसमें क्षेत्रफल का भाग दे दिया जाता है। एक बड़ा एग्जाम्पल लेंगे हम यहाँ पे, लेकिन मैं छोटे वाले से आपको समझाऊंगा। जनसंख्या एग्जाम में जो पूछा जाता है वो भी बताऊंगा आपको। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या का जो अनुपात होता है उसको हम क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे कि पूरे देश के अंदर मान लिया जाए कि 100 ही लोग रह रहे हैं और पूरे देश की जमीन मात्र 10 बीघा है। छोटा एग्जाम्पल, पूरे देश में कितने लोग रह रहे हैं? 100 रह रहे हैं। जमीन कितनी है? 10 बीघा। तो 10 क्या है? जमीन, क्षेत्रफल। लोग क्या है? 100, जनसंख्या। लोग कितने थे? 100 थे हमारे पास। तो लोगों की संख्या यानी जन की संख्या कितनी थी? 100। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 100, ठीक है, आपको समझ में आ जाए इसलिए। क्षेत्रफल हमारे पास, जमीन कितनी है? 10 बीघा। तो 10 का 100 में भाग दो, क्या आया? 10। तो ये क्या हो गया भाई? बताओ आप, जनसंख्या घनत्व। इतना सिंपल है जनसंख्या घनत्व। तो लोग डराते हैं, पता नहीं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बच्चे बेचारे डर जाते हैं। जनसंख्या घनत्व कुछ नहीं है, वहाँ कितने लोग रह रहे हैं, वहाँ जमीन कितनी है उसका भाग दे दो, वो जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, लोगों की संख्या बटे में अनुपात किसका? क्षेत्रफल का। ये जनसंख्या घनत्व बहुत सिंपल है। आगे देखते हैं। उदाहरण दिया है इसने, ए प्रदेश को हम मान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश, समझ लो इसको एक बार, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्रफल उदाहरण बता रहे हैं हम, या फिर ए ठीक रहेगा, फिर कह दोगे अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्रफल बता दिया। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश समझ रहे हैं हम। अरुणाचल प्रदेश का काल्पनिक आंकड़ा लिया हमने कि अरुणाचल प्रदेश माना कि 100 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? जनसंख्या घनत्व निकाल रहे हैं हम, एक छोटा आंकड़ा हम देख चुके हैं। 100 किलोमीटर में फैला हुआ है। जनसंख्या कितनी है? 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख। तो आप क्या करेंगे बताओ? मैंने आपको बताया सबसे पहले लोग कितने हैं। देखो लोग कितने हैं? 1,50,000। सबसे पहले हम क्या करेंगे? लोगों की संख्या देखो, ये रही लोगों की संख्या। जनसंख्या, लोगों की संख्या क्या है? जनसंख्या। सबसे पहले ऊपर इसको लेना है, क्योंकि देखो पीछे हमने देखा था जनसंख्या पहले लेना है। ठीक है, ये हमने जनसंख्या पहले ले लिया, ये हमारी जनसंख्या है। ठीक है, जनसंख्या। ठीक है, बटे में, अब ये 100 क्यों लिया? क्योंकि ये क्षेत्रफल है। किलोमीटर किस में नापा जा रहा है? यहाँ पे क्षेत्रफल में। देखिए ये क्षेत्रफल है, तो ये हमने क्षेत्रफल ले लिया यहाँ पे, ये क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्षेत्रफल, जनसंख्या बटे में क्षेत्रफल। अब 100 का 1.5 लाख में भाग देंगे तो लगभग कितना आएगा? 100,000 के आसपास लोग, 100 के आसपास लोग यहाँ पे प्रति वर्ग किलोमीटर में बसने का कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से क्या निकाला जाता है? जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है। 1500 लोग। एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, यानी एशिया के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। क्यों? कारण क्या है? एशिया 52-53 कंट्री है। सभी किस में भरोसा रखते हैं? हम 2 हमारे 10, हम 2 हमारे 15, इस प्रकार का मामला है पूरे एशिया में। तो जैसे चीन सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला एशिया में ही है, उसके बाद भारत। एक लिस्ट पढ़ेंगे, मैं आपको याद भी करवा दूंगा लिस्ट। तो एशिया में आते हैं चीन, भारत, ये सब जो है एशिया महाद्वीप में आते हैं। किस में आते हैं? एशिया महाद्वीप में। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? एशिया महाद्वीप में। तो ये आपको समझ में आया है? छोटे उदाहरण से समझना है इसको। जैसे कि आपके गाँव के अंदर 20 लोग रह रहे हैं। छोटा उदाहरण लेते हैं बिल्कुल। 20 लोग क्या है? जनसंख्या है। ठीक है, गांव का क्षेत्रफल कितना है? गांव का क्षेत्रफल या जमीन कितनी है? 10 बीघा। ठीक है, कितने लोग रह रहे हैं 1 किलोमीटर में? तो 10 में भाग दो 2। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, 2 आ रहा है। अनुपात क्या आ रहा है? 2। क्या है ये? जनसंख्या घनत्व डेंसिटी। तो आपके समझ में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसकी एक लिस्ट, ये वाला मामला है, इसकी एक लिस्ट है जो आगे है, मैं समझा दूंगा कि कहाँ का जनसंख्या, किस देश का घनत्व कितना है। पूरी याद नहीं करना है, थोड़ी सी याद करना है। अब देखते हैं विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप, यानी वर्ल्ड के अंदर जनसंख्या वितरण यानी प्रारूप, यानी कि पूरे विश्व में जनसंख्या किस प्रकार फैली हुई है, उसका वितरण किस प्रकार है, उसका फैलाव किस प्रकार है, उसके प्रारूप यानी उसके रूप को हम देखने वाले हैं। अब आप बताओ, जनसंख्या वितरण प्रारूप को हम समझ रहे हैं, तो क्या आपको पूरे वर्ल्ड की तो बात छोड़ो, आपके गांव में भी जो ढाणियाँ है, गांव है या फिर शहर में आप है, तो शहर और गांव में क्या जनसंख्या बराबर रहती है? नहीं रहती। कैसे रहती है? असमान रूप से वितरित है। कैसे वितरित है?
असमान रूप से। विश्व की जनसंख्या ही ऐसे ही है, असमान रूप से, यानी हर जगह समान नहीं होती है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, इस प्रकार से। देखिए आगे, जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूप हमें किसी क्षेत्र की जनांकीय विशेषताओं को समझने में मदद करते हैं। जनांकीय संक्रमण क्या है इसको समझो। कैसे समझाते हैं जनसंख्या घनत्व? देखो ये गांव है, ये क्या है भाई, ये गांव की चर्चा हम कर रहे हैं, ठीक है। ये एक गांव है और ये एक नगर है, यानी शहर है, छोटी सी बात है, ठीक है। यहाँ पे क्या नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे लोग क्या करेंगे, कृषि करेंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। यहाँ पे लोग क्या करेंगे, मछली पालन करेंगे, यहाँ पे लोग क्या करेंगे, शिकार करेंगे, यहाँ पे लोग क्या करेंगे, आखेट, यहाँ पे लोग क्या करेंगे, फल फूलों को तोड़कर खाएंगे। जंगल का एरिया भी हो सकता है, गांव का एरिया जो है पहाड़ी एरिया भी हो सकता है, लेकिन मुख्यतः क्या होता है, कृषि होता है। गांव में क्या होता है, कृषि। लेकिन गांव में किस चीज़ की कमी है आज भी, शिक्षा की कमी है, ठीक है, चिकित्सा की कमी है, रोजगार की कमी है। किसकी कमी है, रोजगार की कमी है गांव में, रोजगार, ठीक है, चिकित्सा की कमी है, ये चीजें कम देखने को मिलती है। उच्च शिक्षा की कमी है, कॉलेज वगैरह गांव में नहीं होते। तो इन समस्याओं से दूर भागता है व्यक्ति, और दूर भागकर वो इन सुविधाओं को पाने के लिए, इनकी इच्छा लिए वो कहाँ आ जाता है, इनकी इच्छा लेके वो बेचारा दौड़ता दौड़ता किस स्थान पर आ जाता है, नगर की तरफ आ जाता है। किस तरफ आ जाता है, नगर की तरफ। नगर में उसे क्या मिल जाएगी, शिक्षा मिल जाएगी। नगर में उसे क्या मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। नगर में उसे क्या मिल जाएगी, चिकित्सा मिल जाएगी। लेकिन वो वहाँ कृषि कर रहा था, वहाँ क्या कर रहा था, कृषि कर रहा था। लेकिन अब यहाँ क्या करेगा, यहाँ उद्योग में काम करेगा। किस में काम करेगा, उद्योग में काम करेगा। समझ रहे हो, गांव का खेतीहर मजदूर शहर में आके औद्योगिक कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है, पहले गांव में था, फिर कहाँ आ गया, नगर में। इसी को हम जनांकीय संक्रमण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जनांकीय संक्रमण। ये तो है जनांकीय संक्रमण जो आगे आएगा। लेकिन जनांकीय क्या है, गांव से शहर में आना और रोजगार के लिए आना जनांकीय है। जनांकीय है क्या, जनांकीय सिर्फ इतना है कि एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। जन जो होता है, मानव जो होता है, उसका अंक गणना उसकी जो होती है, उसको जनसंख्या में काउंट कभी यहाँ किया जाता है, कभी वहाँ किया जाता है। जनांकीय या जनांकीय संक्रमण के नाम से जाना जाता है। तो समझे आप जनांकीय संक्रमण क्या है। गांव का व्यक्ति जो है शहर में आता है, इसको जनांकीय संक्रमण कहते हैं। गांव का खेतीहर मजदूर जो होता है शहर में आके औद्योगिक कार्य करता है, इसको जनांकीय संक्रमण कहते हैं। तो आदि विशेषताओं को घनत्व समझाता है। कैसे भाई, शहर का एकदम से ट्रैफिक बढ़ गया, शहर में अचानक से लोग बढ़ गए, तो जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा। जहाँ जन बढ़ेंगे वहाँ क्षेत्रफल कम पड़ जाएगा, क्षेत्रफल वही रहेगा, बढ़ेंगे जन, तो क्या आएगा, जनसंख्या घनत्व बढ़ जाएगा वहाँ का, ठीक है। अब देखिए जनसंख्या वितरण क्या है। शब्द का अर्थ भूपृष्ठ पर, किस पर, भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित है जानना है। बिल्कुल सिंपल है। जनसंख्या वितरण यानी फैलाव, यानी भूपृष्ठ यानी पृथ्वी पर लोग किस प्रकार फैले हुए हैं, किस प्रकार वितरित है, इसको जानने क्या है, जनसंख्या वितरण। दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व की लगभग जनसंख्या जो है 90%, इसके 10% स्थल भाग पर ही निवास करती है। ये कैसी बात है, ये बहुत से बच्चों के समझ में नहीं आती, लेकिन आपको आ जाएगी। विश्व की जनसंख्या का 90%, विश्व की जनसंख्या का 90%, इसके 10% स्थल भाग पर रहता है। यानी ये पूरा विश्व है, ये पूरा क्या है, ये पूरा विश्व है। अब ये पूरा 100%, कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, 100% होती है। ये पूरा विश्व है। अब इसमें कुछ कुछ जगह, जैसे उदाहरण के लिए हम एक कोना भी ले सकते हैं, लेकिन जनसंख्या इस प्रकार रहती है। कुछ लोग यहाँ बसे हुए, 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 कुछ यहाँ बसे हुए, कुछ यहाँ बसे हुए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह बसे हुए, तो पूरे में तो नहीं है ना, 10% के आसपास ही दिखता है आपको। इस पूरों को देखते हो तो पूरा जो 100% है इस पे तो नहीं है, लगभग 10% जो क्षेत्र है उस पर ही लोग बसे हुए देख रहे हैं। तो 10% स्थल भाग पर आके जनसंख्या का जमावड़ा हो गया। जबकि पूरा वर्ल्ड हम मानते हैं, पूरा संसार, पूरा विश्व माना कि बहुत बड़ा है, लेकिन पूरे में नहीं बसी जनसंख्या, मात्र 10% स्थल पर ही। कितने प्रतिशत, 10% जमीन पर ही 90% लोग बस गए। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो आप जिस रूम में बैठे हैं या जिस रूम में आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस रूम को देखो। वो रूम पूरा
मान लिया चाहिए कि 100 गज में बना हुआ है, इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ रहे हैं, थोड़ा काल्पनिक। एक रूम जिसमें आप पढ़ रहे हैं वो 100 गज में बना हुआ है। 100 गज यहाँ पे क्या है, स्थल है, जमीन है। 100 गज क्या है यहाँ पे, स्थल है, जमीन। आपका रूम जो 100 गज में बना है वहाँ आप पढ़ रहे हैं। आप जहाँ बैठे हैं कोने के अंदर टेबल कुर्सी लगा के या खाट पे बैठे हैं, यहाँ लेटे लेटे पढ़ रहे हैं आधे जने, तो आप लेटे लेटे पढ़ रहे हैं, आपका दोस्त है वही वहाँ बैठ गया, 4 जने और आए वो भी बैठ गए, मूंगफलियाँ खा रहे हो, कुछ और चने खा रहा है, कोई चाय पी रहा है, बैठे हैं वहाँ एक जने कोने में इकट्ठे होते गए, 10-12 जने हो गए आप। अब आप बताओ जो 100 गज है क्या आप उस पूरे में बैठे हैं? नहीं, आप तो मात्र 90% लोग, यानी आप में से अधिकतर लोग जो है कहाँ बैठे हैं, उस एक ही कोने में, यानी 10% क्षेत्र में। एक दोस्त है जिससे लड़ाई होगी, उसको आपने मूंगफली नहीं दी, वो नाराज होके उधर कोने में बैठ गया, उसको दूसरे वाले को बुरा लगा, वो भी कोने में बैठ गया, 2 लोग जाके बैठ गए, वो 2 लोग बेचारे बाकी 90% क्षेत्र को कवर कर रहे हैं। तो उल्टा हो जाता आगे देखो, कई तो ऐसा होता है कि जनसंख्या 90% 10% क्षेत्र पर रह रही है, कई बार ऐसा होता है कि 10% क्षेत्र पर 90% जनसंख्या रह रही है, तो उल्टा हो जाता है इसमें। तो कई बार तो जनसंख्या जो है वो ज़्यादा है, क्षेत्र कम है, और कई बार ऐसा होता है कि क्षेत्र ज़्यादा है और जनसंख्या कम रह रही है। ये तो होना ही है। मैंने रूम का उदाहरण दिया, वहाँ कोने में वो 2 ही बैठे थे, जबकि वो क्षेत्र कितना पड़ा है, 90%, वहाँ कितने लोग हैं, 10% ही। जबकि जहाँ आप 5-7 जने बैठे हैं एक साथ ही, वो क्षेत्र आपके पास ज़्यादा है लेकिन जनसंख्या क्या है, क्षेत्र आपके पास कम है लेकिन जनसंख्या क्या है, ज़्यादा है। अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार समझ लो, 90% क्षेत्र पर 10% जनसंख्या का मतलब है क्षेत्र तो कम और जनसंख्या ज़्यादा। तो बाकी जनसंख्या कहाँ है, बाकी जो 10% बची है जनसंख्या, 90% जनसंख्या 10% क्षेत्र पर है, तो 90% पर बाकी 10% है। ऐसे आपको समझना है। विश्व के 100 सर्वाधिक जनसंख्या यानी आबाद देशों में विश्व के लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। इनमें से एशिया में 6 हैं। देखो एशिया में भर भर के जनसंख्या है, जितनी चाहिए ट्रक भर भर के मिल जाएगा आपको, ट्रेनें भर भर के। विश्व के 100 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या। ये क्या कहना चाहता है, 247 या 250 के आसपास पूरे वर्ल्ड में कंट्री है, पूरे विश्व में देश है, यानी पूरे विश्व में 250 के आसपास, 247-43 के आसपास देश हम मानते हैं, ठीक है। तो 100 जो देश है उनमें 60% जनसंख्या रहती है। अब जैसे कई देश छोटे छोटे बेहतर, होलुलुलु, मंगोलिया, ये छोटे छोटे देश हैं, इनमें 1% जनसंख्या रहती है, बहुत कम जनसंख्या रहती है। लेकिन 100 देश तो ऐसे हैं जो पूरी 60% जनसंख्या को ही लेके बैठे, समझ गए। लेकिन 6 देश कहाँ हैं 100 में से जो ज़्यादा जनसंख्या वाले, 6 एशिया में बड़े देश। भाई सबसे अगर महाद्वीपों की बात करें तो महाद्वीप कम ही है, तो फिर 6 आना तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात ये कि टॉप लिस्ट में 6 कहाँ हैं, एशिया में हैं। और उन महान देशों को हम देखते हैं। देखिए आप, सबसे पहले चीन, इससे भारत लड़ रहा है कि बहुत जल्द तेरे से पहला स्थान हम छीन लेंगे, क्योंकि भारत देखो 2 लिखा हुआ भारत के, ये 2, ये खुद ही बता रहे मैं दूसरे स्थान पर हूँ, ठीक है। चीन है पहले स्थान पर, चीन पहले स्थान पर। अब चीन और भारत में कंपटीशन है, मजाक के तौर पे कह रहे हैं, बाकी चीन पहले स्थान पे और भारत दूसरे स्थान पर, फिर अमेरिका संयुक्त राज्य, फिर इंडोनेशिया, फिर ब्राज़ील, फिर पाकिस्तान, एशिया वाले दिख रहे हैं आपको, फिर नाइजीरिया, फिर बांग्लादेश, फिर रूस, फिर मैक्सिको। इनको याद करना होता है। देखो जैसे जैसे जनसंख्या ज़्यादा है वैसे वैसे ये देखो चीन वहाँ तक गया, थोड़े दिन में वहाँ टच हो जाएगा, ठीक है। फिर भारत देखो इतना सा बाकी है, फिर बाकी में कम ही है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एवरेज चलते हैं तीनों, ये नहीं पूछे जाते, आपको टॉप 5 पूछे जाते हैं। इसकी एक ट्रिक से आप याद कर लो, इसकी एक ट्रिक बनाते हैं, CBA का IB, CBA का IB, पाकिस्तान गया, पाक गया, ये लिख देता हूँ, आप समझ आएंगे, पाक गया यानी पाकिस्तान गया, इसे याद हो जाता है। CBA का मतलब क्या है, चीन भारत। देखो C से चीन, चाइना, C का चाइना, B से बांग्ला, B से भारत, और A से अमेरिका, और I से इंडोनेशिया, और B से ब्राज़ील। इस तरह से याद करना है। CBA का IB पाकिस्तान गया, 6 नंबर पे कौन आ रहा है, पाकिस्तान। तो आपको इस तरह से 6 तक तो याद करना ही है, 6 तक तो याद करना ही है, बाकी सब करे तो उसकी मर्जी है। नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और मैक्सिको, आप बना लो इसकी ट्रिक, ना बाबा करके, ना बाबा रूस जाऊंगा मैं, नहीं तो मुझे मैक्सिको लेके चलो, इस प्रकार से की ट्रिक बना के याद करना है, नहीं तो याद नहीं होते हैं। ये क्या है, कौन सी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या
जहाँ है। ये अगले साल फिर पूछी जाती है, इसलिए अभी इसको रट रटा के अगले साल कब, फर्स्ट ईयर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जनसंख्या घनत्व वाला मामला था कि किस देश की, एशिया का जनसंख्या घनत्व। देखो ये याद करने नहीं होते, जनसंख्या पूरे महाद्वीपों की हमें कभी याद नहीं हो सकती, सिर्फ आगे के आंकड़े याद रखो। ठीक है, 45, 12 किस में है जनसंख्या, 2018 की है, और करोड़ों अरबों में 742, 652, 363 इस प्रकार से। ठीक है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन, उत्तरी अमेरिका और ओशिनिया, यहाँ का जनसंख्या घनत्व पूछा जाता है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो हमने पढ़ा भर भर के एशिया के पास जनसंख्या है। 6 बड़े जो टॉप में देश आते हैं वो भी एशिया से, और टॉप वालों के नाम भी हमने याद की। यहाँ 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 146। पूरे विश्व का कितना प्रतिशत कहाँ बैठा है, 59.5% अकेले एशिया में बैठा है। तो ये आंकड़ा तो पूछा जाता है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, एशिया का, कितना है, 146। कितना प्रतिशत जनसंख्या लेके बैठा है, 59.5 यानी समथिंग 60। 5 से ऊपर पॉइंट भी दिखते ही आपको, 5 या 5 से ऊपर पॉइंट दिखते ही उसको 1 मान लिया जाता है, और 5 से कम पॉइंट जहाँ भी आपको दिखते हैं तो उसको 1 नहीं माना जाता, उसको 59 ही माना जाएगा। लेकिन यहाँ 5 है तो इसको हम 60 मान लेते हैं। यानी 60% जनसंख्या तो अकेला ही लेके बैठा है। ये हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले, देखो ये रहा 60% तो अकेला ही कौन लेके बैठा है, बड़े बड़े देश जो है, और एशिया इसमें सबसे ज्यादा लेकर बैठा है। ठीक है, इसके बाद अफ्रीका 16.9% जनसंख्या लेके बैठा है। 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, 43। यानी एवरेज निकाला जाता है। जनसंख्या घनत्व का मतलब है 1 किलोमीटर में एवरेज कितने लोग रहते हैं। अब इसका एक मतलब ये कतई नहीं होता कि आपने कहा कि 1 किलोमीटर में गया मैंने, गिने 43 तो थे ही नहीं, अगले में जाके देखा उसमें 45 थे, फिर जाके देखा 4 लोग ही बैठे थे। पूरी जनसंख्या का एवरेज निकाला जाता है कि सबको बांटा जाए तो 1 किलोमीटर में 43 लोग सेट हो सकते हैं, और आप यही चाहते हैं कि सही सेट हो जाए। ठीक है, उसके बाद यूरोप 33, जनसंख्या घनत्व कितना है, 33। उसके बाद लैटिन अमेरिका 32, फिर उत्तरी अमेरिका और ओशिनिया 20 और 5। देखो अब ओशिनिया का देखो मात्र 5, 1 किलोमीटर में 5। कितना अच्छा होता, भारत में भी 5 होता, कितनी बुरी बात है। एशिया का कितना है, 146। अब ये बेचारा यहाँ तक पहुँचेगा जब तक बूढ़े हो जाएंगे, इसके दादा परदादा पोते में जाके फिर आगे मल्टीप्लाई होगा। यहाँ देखो कितना परसेंट, 0.5%, यानी 1% ही बेचारा पूरा नहीं बन पाया अपने आप में। बहुत कम जनसंख्या का प्रतिशत लेके बैठा। कई बार जनसंख्या सही भी, राल्फ वाल्डो इमर्सन क्या कह रहे थे, जनसंख्या सही होती है किसी देश के लिए, लेकिन योग्य लोग होने चाहिए, नालायक नहीं होने चाहिए, मजबूत आधार स्तंभ होने चाहिए, सम्मान और सत्य के लिए जो डटे रहते हैं, आखिर सांस तक जो लड़ते हैं, पीठ दिखा के जो नहीं भागते हैं। राल्फ वाल्डो इमर्सन उनकी तारीफ कर रहा था। तो ये क्या है, जनसंख्या की बात की गई है। एक मान जॉर्ज बी क्रेसी, इसने कहा मैं पंचायती कर लेता हूँ लास्ट में, क्योंकि थोड़ी देर में ये पढ़ के चले जाएंगे, इसलिए लास्ट में मेरे को भी घुसेड़ दो, मैं भी बड़ी काम की चीज़ कह के गया हूँ। कौन कह रहा है, जॉर्ज बी क्रेसी। क्या नाम है इसका, जॉर्ज बी क्रेसी। 2 अंग्रेज आए। कितने अंग्रेज आए, वैसे तो अंग्रेज 1600 में बहुत आए भारत में, लेकिन कुछ कुछ असर आज भी देखने को मिलता है। मानसिक गुलामी जो है अंग्रेजों के नाम आप देखेंगे, ये तो अच्छी बात है, हमारी ज्योग्राफी हिस्ट्री वगैरह हम पढ़ते हैं या फिर अन्य सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो अंग्रेज देखने को मिलते हैं। क्योंकि जिस कंट्री का किसी दूसरे देश पर, जिस देश का किसी अनेक देशों पर अधिकार रहता है, इतिहास उसी की गवाही देता रहता है। तो अपनी ज्योग्राफी भी है, लेकिन आप धीरे धीरे सब भूगोलवेता बन रहे हो, तो मुझे उम्मीद है इनको डिलीट कर दोगे। आधुनिक भूगोलवेता तैयार हो रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, जॉर्ज बी क्रेसी। राल्फ वाल्डो इमर्सन तो कह रहा है कि सब लोग अच्छे बनो, खूब जनसंख्या पैदा करो, और देश के सत्य और सम्मान के लिए हमेशा डटे रहो। जब बाकी सो रहे हो उनको और नींद की गोली दे दो, उनको सुलाते रहो और खुद जाके लड़ो। ये कौन कह रहा है, राल्फ वाल्डो इमर्सन। जबकि जॉर्ज बी क्रेसी क्या कह रहा है, जॉर्ज बी क्रेसी कह रहा है एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। जबकि ये हम जानते हैं, ये तो लास्ट में आके कह रहा है, हम पहले जानते हैं। आपके रूम का उदाहरण यही तो कह रहा है। ये कह रहा है एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग, यानी अधिक स्थान है लेकिन लोग क्या रह रहे हैं, कम रह रहे हैं। अब आप बताओ, मिट्टी मिट्टी है, मरुस्थल है, धूल उड़ रही है, वहाँ पे रेत उड़ रही है, मिट्टी उड़ रही है, और हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, गर्मी पड़ रही है, लोग जाना पसंद करेंगे। राजस्थान का जैसलमेर जिला, वहाँ से टूरिस्ट तो वहाँ आते हैं, शाम के टाइम थोड़ा इवनिंग का माहौल होता है जब टूरिस्ट वहाँ आया करते हैं, लेकिन वहाँ का एक सम क्षेत्र है जहाँ झाड़ियाँ भी देखने को नहीं मिलती, लावण किला या भरबूटिया जो होता है वो भी देखने को नहीं मिलता वहाँ पे।
बहुत वहाँ की टेढ़ी खीर है मामला, बहुत ज़्यादा गर्मी, बिस्लेरी की बोतल के वो डबल पैसे 40 रुपये लेते हैं। क्यों? वो इसलिए लेते हैं कि वहाँ लोग बहुत कम जाते हैं, लेकिन पर्यटक वहाँ देखने के लिए जाते हैं। क्या कोई वहाँ पे जाके बसना पसंद करेगा? नहीं, वहाँ 5-5 किलोमीटर तक कोई घर ही नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ गर्मी है, हीट है, तो वहाँ लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। तो कम लोग कहाँ रहना पसंद करेंगे? वहाँ जो क्षेत्र तो बहुत बड़ा है लेकिन काम का नहीं है, वहाँ लोग कम रहेंगे। और एक कोई अच्छा क्षेत्र है, मान लो जहाँ शिक्षा का क्षेत्र है, जैसे यूपी बिहार का कानपुर पटना वगैरह दोनों शहर यूपी बिहार के, जैसे राजस्थान का जयपुर, वहाँ लोग जाकर बसना पसंद करते हैं क्योंकि शिक्षा है, सब कुछ है। तो कम स्थानों पर तो अधिक लोग हैं और अधिक स्थानों पर कम लोग हैं। तो ये कौन कह रहा है? जॉर्ज बी क्रेसी। बताओ, इसको याद करने की जरूरत है? जॉर्ज बी क्रेसी कभी कभी पूछ लिया जाता है जनसंख्या के बारे में, जॉर्ज बी क्रेसी ने क्या कहा था। अब कुछ लोग सोचते हैं यार क्या कहा था, कुछ नहीं, जो हम कह रहे हैं वो सिर्फ जॉर्ज बी क्रेसी क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कम जगह है, लोग ज्यादा है, लोग कम है, जगह ज्यादा है। समझ गए ना? यानी कि जगह कम है, लोग ज्यादा है, लोग ज्यादा है, जगह कम है। आप माइंड से इस बात को अच्छे से समझना, आपको इसमें थोड़ा सा ही फर्क है। जगह ज्यादा है तो लोग क्या है? कम है। लोग ज्यादा है तो जगह कम है। तो भारत में समान जनसंख्या नहीं रहती है। भारत में क्या, पूरे एशिया में भी नहीं रहती है। क्या है? असमान वितरण है जनसंख्या का। क्या है भाई? असमान वितरण है। तो आज हमने देखा, जॉर्ज बी क्रेसी को देखा, सब कुछ हमने देखा और समझा। ये हमारा पहला चैप्टर होने के बाद दूसरा चैप्टर शुरू हो चुका है। बने रहे लास्ट तक, बोर्ड के एग्जाम तक। 100 में से 100 मिशन हमारा अभियान क्या है? 100 में से 100 लेके आना है। हमें सेंचुरी मारना है, इस बार शतक ठोकना है। बाकी को पता ही नहीं चलेगी ये कब पड़ गया। सोते सोते वीडियो देखना आपको, फिर भी आपको याद हो जाएगा सब, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। मन लगा के पढ़ाई करना है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। अपने सारे कमज़ोर साथियों को बताना है और उन्हें कहना है कि अच्छे से पढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारणों को भी जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।